नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आज हम बात करेंगे कानूनी विशेषज्ञ की रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर। आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, फोन करके आप कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम जिसको लेकर बात करने वाले हैं वो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के बारे में कानूनी जानकारी आज हम आपको देंगे। दरअसल नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एक ऐसा कानून है जिसके तहत किसी खास खतरे के चलते व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। अगर प्रशासन को लगता है कि किसी शख्स की वजह से देश की सुरक्षा और सद्भाव को खतरा हो सकता है तो ऐसा होने से पहले ही उस शख्स को रसूखा के तहत हिरासत में ले लिया जाता है। इस कानून को 1980 में देश की सुरक्षा के लिए सरकार को ज्यादा अधिकार देने के मकसद से बनाया गया था। इस कानून का इस्तेमाल पुलिस कमिश्नर, डीएम या राज्य सरकार कर सकती है। अगर सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति बिना किसी मतलब के देश में रह रहा है और उसे गिरफ्तार किए जाने की जरूरत है तो उसे भी गिरफ्तार कर सकती है। कुल मिलाकर ये कानून किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में या गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। ये तो कुछ बुनियादी जानकारी हमने आपके साथ साझा की। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या रसूखा से जुड़ी जानकारी विस्तार में हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता अक्षय वर्मा जी देंगे। अक्षय जी आपको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या एनएसए से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका इसको लेकर कोई भी सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आप सभी की टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। नंबर है 01206127 इसके अलावा एक और नंबर 01206127 इन नंबर्स पर कॉल करके आप राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से जुड़ी कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, हमारे साथ आज के खास मेहमान अधिवक्ता अक्षय जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले आज जिस टॉपिक को लेकर, जिस विषय को लेकर हम बात कर रहे हैं एनएसए, उसको क्यों लाया गया, उसको लाने का मकसद क्या था, ये आपसे समझना चाहेंगे। पूजा जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ एपीएन न्यूज चैनल का, जिन्होंने मेरे को यहाँ पे आमंत्रित किया इस विषय पे अपनी जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि हम बात कर रहे हैं एनएसए की, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, जो कि 1980 के अंदर लाया गया है जी। इसका मेन लाने का पर्पस ये था कि कोई भी किसी भी तरह की नेशनल सिक्योरिटी की समस्या हो, डिफेंस में कोई भी इश्यूज हो या किसी का भी कोई रिलेशन फॉरेन डिग्निटरी या फॉरेन पावर्स के साथ खराब कर रखा हो, तो ऐसे में उस व्यक्ति को इस एक्ट के अंदर पुलिस कमिश्नर, स्टेट अथॉरिटीज, सेंट्रल अथॉरिटीज को पावर होती है अरेस्ट करने की जी। इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो कोई भी सीवियर तरह के जो क्राइम्स हैं, स्पेशली रिलेटेड टू द स्टेट, टू द नेशन, तो वो इसके अंदर कवर होते हैं। बिल्कुल। तो ये तो अक्षय जी आपने बताया कि क्या होता है ये। अगर हम बात करें एनएसए या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के जो 3 भाग हैं, वो 3 भाग कौन कौन से हैं, उनके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, 3 भाग की अगर मैं बात करूं, जैसा कि अभी मैंने बताया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में एक सेक्शन 3 है। उस सेक्शन 3 के अंदर इन 3 चीजों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दी गई है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि किसी भी इंसान को अरेस्ट किया जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है, कस्टडी में लिया जा सकता है इन 3 कारणों की वजह से, जिसके अंदर सबसे पहला है और महत्वपूर्ण कारण है नेशनल सिक्योरिटी। अगर स्टेट अथॉरिटीज को या सेंट्रल अथॉरिटीज को कभी भी ऐसा लगता है कि कोई इंसान कोई नेशनल सिक्योरिटी में बाधा ला सकता है तो इसे अरेस्ट करने की पावर है इस कानून के तहत। दूसरा मैं कहूंगा डिफेंस। अगर किसी भी स्टेट या सेंट्रल अथॉरिटीज को लगता है कि कोई डिफेंस हमारे देश का, कहीं कोई डिफेंस इंफॉर्मेशन लीक की जा रही है या कहीं डिफेंस को खतरा है किसी इंसान से, तो उसके अंदर भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है किसी को भी अरेस्ट करने की, जो कि पुलिस कमिश्नर या डीएम के थ्रू, किसी के भी थ्रू एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है हमारा रिलेशन, जो कि फॉरेन अथॉरिटीज या फॉरेन कंट्रीज के साथ किस तरह का रहेगा। अगर उस चीज के अंदर भी कोई बाधा डालने की कोशिश करता है,
हमारे रिलेशंस को खराब करने की कोशिश करता है, तो उस इंसान के ऊपर भी ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। बिल्कुल, जैसे अभी आप जिक्र ही कर रहे थे, उन्हीं को मैं और आगे पूछना चाहूंगी कि जो अपराधों के आधार होते हैं जिसके तहत कार्रवाई होती है, तो किन अपराधों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जा सकती है? अपराध जैसे कि मैं जब भी आता हूं यहाँ पर तो मैं एक चीज जरूर बोलता हूँ कि हमारा जो लॉ है वो है कॉमन सेंस के बेस पे। अगर हम इस वर्ड को देखें, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी का मतलब है कि अगर कोई भी देश की सिक्योरिटी को हानि पहुंचाता है तो उसके अंदर सारे वो इंसान कवर हो जाते हैं, या सारी स्टेट अथॉरिटीज या जितने भी सेंट्रल अथॉरिटीज के ऑफिशियल्स हैं सबको एम्पावर कर देते हैं अगर कोई भी नेशन की सिक्योरिटी में बाधा किसी भी रूप से डाल सकते हैं जी। ये जो बेसिकली एक डिटेंशन लॉ है जिसको देश को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। जी। अब अगर बात करें एनएसए एक्ट की सजा की, तो उसमें सजा क्या प्रावधान है सर? देखिए, सजा का प्रावधान ये जैसे एक डिटेंशन लॉ है, डिटेंशन लॉ में इसको 3-3 महीने की सजा का प्रावधान है जो कि मैक्सिमम 1 साल तक हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इंसान है, किसी को भी अगर अरेस्ट किया है तो उसको सबसे पहले 3 महीने के लिए अरेस्ट किया जाएगा, उससे पूछताछ होगी और उससे जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है या मतलब जो भी उससे बुनियादी जानकारी लेनी है, अगर वो जानकारी के हिसाब से स्टेट या सेंट्रल अथॉरिटीज को लगेगा कि इसकी डिटेंशन को आगे एक्सटेंड करना है तो वो 3-3 महीने करके 1 साल तक के लिए मतलब 12 महीने के लिए इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। जी, सजा के प्रावधान की बात की हमने अक्षय जी। अब अगर हम बेल के प्रावधानों पर जिक्र करें तो बेल के क्या प्रावधान रहते हैं एनएसए में? देखिए, एनएसए एक बहुत ही मतलब सेंसिटिव और हाई सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ बना हुआ है, तो इसमें जो बेल के प्रावधान है वो हाई कोर्ट से आपको बेल ग्रांट हो सकती है। उसका एक कारण है कि इसके अंदर एक एडवाइजरी बोर्ड होती है जो ये सारी चीजों को एक्ट करता है, कंडक्ट करता है जी। उस एडवाइजरी बोर्ड के अंदर जो हाई कोर्ट का सिटिंग और रिटायर्ड जज वो मेंबर होते हैं जिसको हम चेयरमैन बोलते हैं, जो हेड ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड बोला जाता है। तो जो भी डिसीजन वो एडवाइजरी बोर्ड लेती है उसके तहत ही आगे कार्रवाई होती है और इसकी जो बेल है वो भी आपको हाई कोर्ट से ही मिलेगी। बिल्कुल। अब क्या एनएसए एक निवारक निरोध कानून है, तो क्या है इसमें, क्यों है? देखिए, एनएसए एक बेसिकली प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून है। किसी भी चीज को प्रिवेंट करने के लिए अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि किसी इंसान को अरेस्ट करने से या उसको डिटेन करने से चीजों को प्रिवेंट किया जा सकता है तो सरकार इस कानून का उपयोग करती है। ये कानून हर छोटी मोटी चीजों में उपयोग नहीं होता है, ये बहुत ही सीवियर और सीरियस क्राइम्स में इन्वॉल्व होता है जिसमें नेशन की सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं थ्रेट है, खतरा है। अक्षय जी, अगर हम बात करें, सबसे अहम सवाल ये हो जाता है जब हम एनएसए की बात करते हैं तो इसको लागू कौन कर सकता है, किसको ये अधिकार है कि वो उसको लागू करे? देखिए, एनएसए को लागू करने के लिए जैसे मैंने बताया एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाता है। किसी की भी अगर कोई एडवाइजरी बोर्ड में वो एप्लीकेशन आती है, शिकायत आती है, उसको एडवाइजरी बोर्ड एनालाइज करता है। उस एनालाइज करने के विदिन 7 डेज उसको अपनी एक रिपोर्ट देनी पड़ती है कि इस इंसान को हमें डिटेन करना है, करके रखना है या इसको रिलीज करना है। तो उस एडवाइजरी बोर्ड के अकॉर्डिंगली सारा प्रोसेस आगे चलता है। उस एडवाइजरी बोर्ड में 3 मेंबर्स होते हैं। उन 3 में से जो चेयरपर्सन होता है, जो हमारा जो उस एडवाइजरी बोर्ड का हेड होता है, वो बेसिकली हाई कोर्ट का सिटिंग और रिटायर्ड जज होता है। जी बिल्कुल। अगर बात करें एनएसए के खिलाफ अपील की, तो वो कैसे की जाती है और किस कोर्ट में अपील की जा सकती है? देखिए, एनएसए में अगर किसी को भी अरेस्ट किया जाएगा तो वो बेसिकली कहलाएगा प्रिवेंटिव डिटेंशन। किसी भी इंसान को अगर हम डिटेन करते हैं तो उसके पास जो रेमेडी होती है अपील की, वो बेसिकली रिट पिटीशन में जाने की एक रेमेडी होती है उसके पास, जिसको बोलते हैं रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, जो कि हाई कोर्ट में दाखिल होती है।
और इसके अंदर हाई कोर्ट के पास पावर है उसको सुनवाई करके उचित ऑर्डर पास करने की। बिल्कुल। अक्षय जी, एनएसए में जो गिरफ्तार होने पर किन रिट का इस्तेमाल किया जा सकता है? जब कोई इसमें गिरफ्तार होता है तो क्या उसके अधिकार किस तरह से वो इस्तेमाल कर सकता है? देखिए, वैसे तो इसके अंदर सबसे ज्यादा जो अधिकार दिए हुए हैं वो एडवाइजरी बोर्ड को दिए हुए हैं। एडवाइजरी बोर्ड जिस हिसाब से चाहे उस हिसाब से उस इंसान को डिटेन कर सकता है या रिलीज कर सकता है। अगर एडवाइजरी बोर्ड को ऐसा लगता है कि उसे रिटेन करने की रिक्वायरमेंट है तो इंसान को रिटेन किया जाएगा। लेकिन अगर हम इससे विपरीत जिस इंसान को गिरफ्तार किया उसके अधिकारी कोई बात करें तो उसके पास सीआरपीसी के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कई सारे ऐसे प्रावधान है जिसमें उसको अधिकार दिया गया है, जो कि सेक्शन 22 कहें आप, आर्टिकल 22 कहें या सेक्शन 50 कहें, सेक्शन 50A कहें, सेक्शन 75 सीआरपीसी के, जिसके अंदर सारे प्रोविजंस मेंशन है, जिसमें अधिकार दिया हुआ है अरेस्टेड पर्सन को, जो कि हाई कोर्ट में जा सकता है, रिट की फॉर्म में जा सकता है, हेबियस कॉर्पस की रिट होती है उसमें जा सकता है और अपने लिए उचित रेमेडी अवेल कर सकता है। एनएसए में जो गिरफ्तार होने पर संवैधानिक अधिकार होते हैं, अगर हम उन अधिकारों के बारे में जानकारी लें तो वो क्या हो सकते हैं? देखिए, अगर मैं किसी अरेस्ट हुए इंसान के अधिकारों की बात करूं तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट उसमें किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं प्रोवाइड करता है। जो ये अधिकार दिए गए हैं ये हमारे पीनल लॉज हैं, जो हमारे क्रिमिनल लॉज हैं या जो संविधान है उसके अंदर दिया गया है। अगर मैं सबसे पहले संविधान की बात करूं तो उसके अंदर आर्टिकल 21 है जिसके अंदर दिया गया राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसका मतलब है कि किसी भी इंसान को अगर हमें अरेस्ट किया है तो उसमें उसकी लाइफ और जो पर्सनल लिबर्टी है वो हमने कर्टेल कर ली है। कर्टेल करना एक उल्लंघन माना जाता है किसी भी इंसान के लिए, लेकिन हमारे इस एक्ट के तहत नेशनल सिक्योरिटी के रीजंस की वजह से अगर हमें किसी को डिटेन किया है या प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा है तो इसमें इस चीज के रिगार्डिंग उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। अब अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के और आर्टिकल्स की बात करूं तो उसके अंदर एक आर्टिकल 22(1) है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी इंसान को अरेस्ट नहीं किया जा सकता विदाउट इन्फॉर्मिंग रीजन ऑफ हिज अरेस्ट। अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को एक शक के आधार पे या एक इंफॉर्मेशन के आधार पे जिसमें ये कहा गया हो कि ये इंसान राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसको हानि पहुंचा सकता है, तो उसको हम प्रिवेंटिव डिटेंशन में या अरेस्ट कहें तो इन शॉर्ट अरेस्ट करके रख देते हैं उसको। ऐसे ही उसका अगर आधार में और आगे दूं तो एक आर्टिकल 22(5) है, आर्टिकल 14 है जिसको बोलते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। जी। उसके अंदर भी इसी तरह के सारे प्रावधान दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब कॉन्स्टिट्यूशन से हटके अगर मैं अपने क्रिमिनल लॉज की बात करूं जिसमें कि सारा प्रोसीजरल लॉ है जिसको हम बोलते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ सीआरपीसी, उस सीआरपीसी में कई सारे सेक्शंस ऐसे दिए गए हैं जिसके अंदर एक एक्यूज्ड को राइट्स दिए गए हैं। अगर उन सेक्शंस को मैं थोड़ा सा आपको इलैबोरेट करके बता पाऊं तो उसके अंदर एक सेक्शन आता है सेक्शन 50 जिसमें लिखा गया है कि अरेस्टिंग ऑफिसर टू डिस्क्लोज रीजन ऑफ अरेस्ट। किसी को भी अगर आप अरेस्ट करते हैं तो अरेस्टिंग ऑफिसर को उसका रीजन देना अनिवार्य है। इसी तरह से एक सेक्शन आता है सेक्शन 50A, उसमें ये कहा गया है कि अरेस्टेड पर्सन के फ्रेंड को भी हमें इन्फॉर्म करना है कि हमने उसको किस रीजन की वजह से अरेस्ट किया गया है। इसी के आगे अगर हम चलें तो एक है सेक्शन 75 उसमें है कि वारंट ऑफ अरेस्ट टू बी शोन टू एक्यूज्ड। किसी भी इंसान को अगर हम अरेस्ट करें तो उसको किस तहत हमने अरेस्ट किया है, किसने उसके नाम का वारंट निकाला है, वो हमें दिखाना और बताना उसको अनिवार्य हो जाता है। उसके बाद एक सेक्शन 55 है जिसमें ये कहा गया है कि जो अरेस्टेड पर्सन है उसको हमें जो लोकल एरिया का जो मैजिस्ट्रेट है उस मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में उसको पेश करना होता है। इसी तरह से सेक्शन 76 बताता है कि उस मैजिस्ट्रेट के सामने आपको विदिन 24 आवर्स उसको पेश करना है।
तो कई सारे इस तरह की संविधान में और हमारे क्रिमिनल लॉज में प्रोविजंस दिए गए हैं एक अरेस्टेड पर्सन के लिए। बिल्कुल, ये इतना कड़ा कानून है, ये भी आपने बताया कि किस तरह से इस पे सख्ती होती है और काफी जो है ये कड़ा कानून माना गया है। अगर हम बात करें एनएसए के इस्तेमाल की, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट इस पर लगातार एक ही चीज कहता है कि कोई भी इंसान जो कि देश के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है, उसको अगर हमें डिटेन करना है तो हमें डिटेन करने में कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें उसके कुछ जो अधिकार दिए गए हैं हमारे संविधान में, उसका जरूर पालन करना चाहिए। किसी को भी, जिसको बोलते हैं अननेसेसरी, बिना किसी रीजन की वजह से डिटेन नहीं करना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट एक बैलेंस्ड व्यू लेकर चलता है हमेशा कि आप देश की सिक्योरिटी भी करें, लेकिन किसी भी इस तरह के इंसान को ना उसमें मतलब फंसा दिया जाए जिसका कोई दोष ना हो। बिल्कुल। अब एनएसए के गलत इस्तेमाल रोकने के लिए कुछ सेफगार्ड्स भी रखे गए हैं, वो क्या है सर? जी, एनएसए के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए जो सेफगार्ड है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही है। उस कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22(5) है, जहां पे बताया गया है कि ऑल द डिटेन पर्सन हैज द राइट टू मेक एन इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन बिफोर द इंडिपेंडेंट एडवाइजरी बोर्ड। जिसकी अभी मैंने आपको एडवाइजरी बोर्ड की जो बात की, उसके अंदर जो भी इंसान अरेस्ट किया जाता है वो एक रिप्रेजेंटेशन दे सकता है रादर एडवाइजरी बोर्ड को, जिसका जो चेयरमैन है सिटिंग या रिटायर्ड हाई कोर्ट जज है। उसको अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उसकी शिकायतें हैं, उसका जो अरेस्ट हुआ है वो सही हुआ है या गलत हुआ है, या किस बिना पे हुआ है, या किस क्राइम से रिलेटेड हुआ है, या किस शक के बिना पे हुआ है, उन सब चीजों की डिटेल एक एप्लीकेशन की फॉर्म में वो उस एडवाइजरी बोर्ड को दे सकता है, और एडवाइजरी बोर्ड उसकी एप्लीकेशन को अकॉर्डिंगली डिसाइड करके अपना फैसला सुना देती है। जो एडवाइजरी बोर्ड होती है, इसमें एडवाइजरी बोर्ड एक अथॉरिटी मानी जाती है, स्पेशली नेशनल सिक्योरिटी के मैटर्स के अंदर। जो भी वो फैसला करती है, उस फैसले को आगे हम फिर अपील्स वगैरह में या हायर अथॉरिटीज में, हायर कोर्ट्स में चैलेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि एडवाइजरी बोर्ड की जो भूमिका होती है वो भी यहाँ पर काफी अहम मानी गई है। अगर हम बात करें कोई व्यक्ति भागा हुआ हो, भगोड़ा हो, तो एनएसए के तहत क्या उस पर कार्रवाई हो सकती है? देखिए, अब ये आपने बहुत एक इनकम्प्लीट सा क्वेश्चन पूछा है। भागा हुआ है, भगोड़ा है। अब वो भागा हुआ है, वो क्या कोई ऐसा क्राइम करके भागा है कि जिसमें कोई देश को खतरा है? फॉर एग्जाम्पल, हम जैसे 498A की अगर बात करें, 498A है कि भाई जिसमें महिला के उत्पीड़न का मामला, एक हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है, वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर कोई केस फाइल कर दिया, उसके चलते हुए हस्बैंड कहीं भाग जाता है। अब वो अगर वो भाग गया तो वो एक उसका इंडिविजुअल मैटर है पर्टिकुलर अपनी वाइफ के साथ, ना कि वो कोई नेशन के अगेंस्ट क्राइम है। तो हमें इस चीज को ना, क्राइम को डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि किस तरह का क्राइम है और किस रीजन की वजह से वो भागा है। ठीक है। जब तक वो क्राइम नहीं डिस्क्लोज होगा तब तक इस पे टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। अक्षय जी, वो क्या परिस्थितियां हो सकती हैं जब आरोपी को 3 महीने से ज्यादा हिरासत में रखा जा सकता है, एडवाइजरी बोर्ड की जो अनुमति है उसके बिना भी? अगर मैं अब आपको इसकी बात बताऊं तो एडवाइजरी बोर्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि वो अथॉरिटी है, उसके पास 3 महीने तक इनिशियल रखा जा सकता है। सबसे पहले अगर एडवाइजरी बोर्ड उसके बाद भी उनको डिटेन करना चाहता है तो एडवाइजरी बोर्ड को एक, जैसे आप इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, एक वेरिफिकेशन बोलते हैं, उस इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंगली उसके जो चार्जेस हैं, उस पे क्या क्या एलिगेशंस लगे हैं, वो सब चीजें चेक करनी पड़ेंगी। उसके एलिगेशंस में अगर इतनी चीजें पाई जाती हैं कि हाँ उसको अभी फर्दर डिटेन करने की आवश्यकता है, तो तब एडवाइजरी बोर्ड उसको फर्दर 3 महीने के लिए, मतलब टोटल 6 महीने हो गया, 6 महीने के लिए डिटेन रखेगा। इसी तरह से करते करते एडवाइजरी बोर्ड 1 साल तक किसी को भी डिटेन कर सकता है।
चलिए, बिल्कुल अक्षय जी, आपने आज बताया हमें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से जुड़ी जो तमाम जानकारी है वो दर्शकों तक आपने पहुंचाई। बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।